Hello, everyone. Very good evening to all of you. Good evening, everyone. So, am I audible, visible properly? चलिए, हमारे जो फ्यू टॉपिक्स रह गए हैं अपने डिस्क्लोजर में जो मैंने आपको लिखा था सारे के सारे टॉपिक्स, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एरिया था. वी हैव डन कपल ऑफ लेक्चर्स ऑन दैट एज वेल. आज की जो स्लाइड है ये दैट आई प्रिपेयर्ड आई थिंक इन ईयर 2014 for a corporate training assignment with Tata Power mid management level in Delhi only. और ये बहुत सटीक बातें थी इसमें, तो मुझे लगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम डिकोड करने वाले हैं रादर देन गिविंग सम बुकिश इन्फॉर्मेशन टू यू पीपल, जो मैं कभी भी नहीं करता. आपने पीछे के भी सारे सेशंस में देखा है. वी डिस्कस रियल टाइम स्टफ एक्चुअली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सेशन फॉर यू पीपल. आई एम श्योर ऑफ दैट. तो देखो, सबसे पहले तो टाइटल ही है डेट विद माई सेल्फ, और जो पिक्स मैंने चूज करी हैं वो भी आपको नजर आ रहा है. बेचारा पेड़ के नीचे बैठा हुआ है एंड थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ. ये अपने ही दिमाग का बल्ब निकाल के देखने, समझने, जानने की कोशिश कर रहा है. कह रहे एनीवे, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस टाइटल डेट विद माई सेल्फ? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस? व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? बिकॉज we are constantly dating with external things, with external people, like with the exterior. Most of the time we are dating with exteriors actually around us. लोग हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं जिनके साथ हम डेट करने की इच्छा रख रहे हैं, बट इस जर्नी के अंदर आपको अपने साथ डेट करने का मौका बहुत कम मिलता है. एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्व्स, जब आप एक इंडिविजुअल के तौर पे खुद से बात करते हैं, देन यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट योरसेल्फ. And this is a very basic exercise for any kind of development or growth, because if I am not aware of my current status, that in what status I am as of now, how will I be able to measure that? And if something is not measurable, that can't be improved. It's as simple as that. अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते. अगर हम सभी को एक इंडिविजुअल के तौर पे अपने आप को इंप्रूव करना है तो एक मेजरमेंट चाहिए. और इस पर्टिकुलर सेशन में मेजरमेंट हम चाइल्डहुड से लेकर के अभी तक के सारे स्टेजेस में करने वाले हैं. आइए, लेट्स रिविजिट आवर लाइफ जर्नी सो फार. अभी तक की जर्नी को थोड़ा सा हम, अब क्योंकि प्रोफेशनल से तो यहाँ प्रोफेशनल लिखा है, आप भी प्रोफेशनल ही हैं या प्रोफेशनल होने वाले हैं. अब आप देखो, जो मेरा कलर कॉम्बिनेशन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स द रीजन कि मैंने स्लाइड में ऐसे कलर कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, व्हाट डू यू डिकोड आउट ऑफ दिस? जैसे बहुत बारी एसएसबी के अंदर कितने तरह के टेस्ट होते हैं, इमेज दिखाई जाती है, आपसे लिखने के लिए कहा जाता है कि भाई बताओ इस चित्र के बारे में कहानी लिखो अगले 5 मिनट में, और 3.5 मिनट में वो आपसे चिट ले लेते हैं. So if I ask you this question, that what's the reason that I have used different colors in childhood, there are 2 colors in adulthood, and then there is a absolute white, off-white even in professional life. What's the reason behind that? कोई डिकोड कर पा रहा है? देखो, बहुत सीधी सी बात है. बचपन में कितने सारे रंग होते हैं हमारी जिंदगी में. There are so many different colors. Yes, our childhood is always remains colorful of enjoyment. Absolutely. So we are full of different colors in our childhood. Then what happens in adulthood? और फिर ये प्रोफेशनल बनते बनते जिंदगी इतनी निराश, हताश क्यों हो जाती है? आज को प्रोफेशनल बनने से पहले देखने को मिल जाता है नशे में डूबे हुए हैं. Curiosity, childhood is more colorful. Absolutely. Full of joys, this, that. तो वही है, that's the reason actually, that's the thought behind that. तो चाइल्डहुड के लिए मैंने इसीलिए अलग कलर सारे यूज किए थे. जिंदगी में इतने सारे रंग होते हैं बच्चे के तौर पे. इफ यू ऑब्जर्व अ चाइल्ड, हाउ एनर्जेटिक अ चाइल्ड इज, राइट, हाउ रिसेप्टिव अ चाइल्ड इज, उसके जितने भी मतलब आपको रिस्पॉन्सेज दिखाई देते हैं वो पूरी तरीके से जीवन में होता है. अडल्टहुड में धीरे धीरे रंग कम होने लगते हैं, और प्रोफेशनल जिंदगी में तो जिंदगी बिल्कुल रंगहीन, स्वादहीन टाइप की लगने लगती. क्या अब यही जिंदगी है? वो जो एक मूवी आई थी ना, तमाशा, इम्तियाज अली की, रोज सुबह उठना है, कपड़े पहनने हैं, टाई लगाना है, ऑफिस जाना है, घर आना है, फिर सुबह उठना है, काम पे जाना है, घर आना है. तो ये बहुत रूटीन एंड मैकेनिकल सी लाइफ हो जाती है, इसीलिए बेरंग सी है. आइए थोड़ा रिविजिट करते हैं. देखो, इमेजेस भी छांट छांट के डाली है मैंने इसमें.
always in intense relation with life, always in intense relation with life. If we talk about child or children in general, they are always in intense relationship with life. वो जिंदगी में मतलब जहां हैं वहां पूरी तरीके से होते हैं, वही उस मजे का कारण जो धीरे धीरे छूट सा जाता है। फिर रो रहा है बच्चा तो रोता भी चिघाड़े मार के है, और वही बात कि आंसू अभी ढलके भी नहीं होते और चेहरे पे मुस्कान भी आ जाती है। अब आप देख रहे हो यहां पे आई एम येलिंग, कुछ टेलिंग, कुछ बोल रहे बच्चे तो बेचारे रो के ही बोलते हैं, और यहां पे देख रहे हो इसकी आंखें, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, आंखों में अभी भी आंसू है बट चेहरे पे मुस्कान है। तो बच्चा बहुत रोया रहता है, फिर वो शांत होता है, फिर चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आंसू अभी ढलके भी नहीं होते। तो वो जो भी है, रो रहा है, हंस रहा है, अभी उसको कुछ नैतिकता नहीं सिखाई है आपने, हैं मर्द रोते नहीं हैं, ये सब नहीं सिखाया, बकवास नहीं सिखाया उसको, मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब नहीं पड़ा है अभी उसके दिमाग में, वो बेचारा रो ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीरियोटाइप्स उसके दिमाग में अभी घुसेड़े नहीं गए हैं, अभी तैयारी चल रही है बड़े लोगों की, जो ये कहेंगे उससे तुम अभी बच्चे हो ना, अरे उन बच्चों से सीख लो, इतना कुछ सिखाते हैं वो, तुम तो अभी बच्चे हो। तो ऑलवेज इन इंटेंस रिलेशन विद लाइफ, being a child, I am real. These are the traits of a child in general. I am real, I am intense, I am joyful, I am ecstatic, and I am free. I am free. It's all because I know the language of the cosmos, and that is love. That is love. बच्चा उस कॉस्मॉस की लैंग्वेज को जानता है, और वो कौन सी लैंग्वेज है? वो लव की है। अब लव के ऊपर बड़ी खासी चर्चा कर सकते हैं, व्हाट इज लव। बॉलीवुड वर्जन का लव है, या अखबारों में जो लाइनें हैं, प्रेमी ने प्रेमिका की चाकुओं से शर्म भी नहीं आती लिखते समय ना, जो लिखते हैं वो कॉपीराइटर्स जो होते हैं, प्रेमी ने प्रेमिका की चाकुओं से गोद कर हत्या की। अच्छा जी, प्रेमी प्रेमिका चाकुओं से गोद कर हत्या करते हैं, तो कौन सा है लव के दिमाग में आपके? इस वाले पता नहीं इसमें आया है कि नहीं आया, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने तो गाने भी डाले थे ना, इसमें चलेंगे क्या? मैं नहीं चलेंगे, मैंने ना कुछ, और ये सेशन पता है 40 साल से 35 साल से लेके 55 साल तक के लोग थे इस सेशन में। हाँ जी, तो हम लव की बात कर रहे थे। देखो कुछ बहुत बेसिक से ट्रेट्स हैं, व्हाट लव इज नॉट वो आप जरूर बता सकते हैं। लव, व्हाट लव इज ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जाहिर तौर पे व्हाट लव इज नॉट आप निगेट जरूर कर सकते हैं, नहीं ये प्यार तो नहीं है, ये प्यार तो नहीं है। तो प्यार वो बॉन्डिंग नहीं है जहां दो भिखारी मिल रहे हैं इस चक्कर में कि तुम, मैं अधूरा हूं तुम मुझे पूरा कर दो, तुम अधूरी हो मैं पूरा कर दूंगा। तो जनरली हमारे संबंध इस तरह से बनते हैं, वो कहानी सुनाएंगे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, दिस शी कंप्लीट्स मी, आई कंप्लीट हर, इस खूब सारी कहानी बताते हैं। यानी दो इसी चक्कर में मिल रहे हैं कि ये मुझे पूरा कर देगा और मैं इसे पूरा कर दूंगी या कर दूंगा, वाइस वर्सा। बट यार पूरा करने के लिए पहले खुद के पास होना भी तो चाहिए। इसीलिए आप देखें जो रिलेशनशिप में हमारे टकराहट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, या आजकल बहुत कम उम्र से देखने को मिल जाती है, और एक खास उम्र तक आते आते पता नहीं कितने ब्रेकअप, मैचअप और पैचअप हो चुके हैं बच्चों के। तो वहां पे चक्कर क्या है? वहां पे चक्कर यही है कि भाई जब दो भिखारी मिलेंगे इस आशा उम्मीद में कि ये मुझे पूरा करेगा या मैं इसे पूरा करूंगा करूंगी, तो फिर पूरा करने के लिए होना भी चाहिए, और उनके पास है नहीं। एक बेचारा सेंडर होता, दूसरा रिसीव कर रहा होता, तो जो सेंडर है उसको 5-6 महीने के बाद एहसास होता भाई मैं ही तो सेंड कर रहा हूं, कुछ रिसीव ही नहीं हो रहा, तो फिर उनका वो काम चल पाता नहीं है। तो प्यार की बात, पहली बात कि लव एंड अटैचमेंट अपने आप में एक बड़ा डिस्कशन है। अटैचमेंट एंड लव आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स, आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स। In attachment you are actually dependent on something, and if you're dependent on something you will always be in fearful mode, because if this hand is dependent on this hand, ये हमेशा डरा रहेगा कि अगर ये गया तो मैं कहां जाऊंगा। तो अटैचमेंट में डिपेंडेंसी होती है, और आई डोंट रिमेंबर हैड आई डिस्कस दिस और नॉट विद यू पीपल, देयर वाज अ फ्लो चार्ट एज वेल, किस तरह से ये शुरुआत होती है इस पूरे मामले की। कहां से शुरुआत होती है? अटेंशन देने से। आपने कहीं पे थोड़ा ध्यान दिया, अटेंशन दिया, तो आपको अट्रैक्शन हो जाती है। अट्रैक्शन के बाद बारी आती है किसकी? अटैचमेंट की। आया ना?
अटैचमेंट के बाद अब लत लग गई, अब तो लत सी लग गई है, एडिक्शन सा हो जाता है। एडिक्शन किधर लेके जाती है आपको? स्लेवरी की तरफ। स्लेवरी की तरफ। और स्लेवरी किधर लेके जाती है? सफरिंग की तरफ। और सफरिंग किधर लेके पहुंचता है आपके पास? आपको सारों की तरफ। गॉट इट? ये बताया था मैंने इस बैच में या नहीं बताया था? आई डोंट रिमेंबर। सो अब ये यहां से आपको समझ में आएगी पूरी की पूरी कहानी। हमारी भी सो कॉल्ड जनरल रिलेशनशिप, वो जिसे कहते हैं ना कि योर इंटेलिजेंस गॉट हाईजैक्ड बाय योर हार्मोन्स, सो वो भी समझ में आना चाहिए कि भाई दैट्स अ प्रिटी नेचुरल प्रोसेस, दैट्स अ नेचर्स ट्रिक, दैट्स अ नेचर्स ट्रिक टू परपेचुएट इटसेल्फ। इफ एट द एज ऑफ 12 13 14 15 इफ यू आर फीलिंग लाइक उसने तो मुझे पहली नजर में घायल कर दिया, तो ये जरूर समझें कि वो पहली नजर में घायल इज नॉट लव एट फर्स्ट साइट और पता नहीं क्या क्या उसको यूऑलॉजाइज करके रोमांटिसाइज करके बताते हैं। तो फर्स्ट साइट वाला था प्यार। तो ऐसे बहुत सारे प्यार तुरंत दफन भी हो जाते हैं। वो समझ में आना चाहिए कि यू आर डिजाइन टू बिहेव लाइक दैट, यू आर डिजाइन टू बिहेव लाइक दैट। इफ यू आर अ मेल विल बी अट्रैक्टेड टू अ फीमेल, फीमेल विल बी अट्रैक्टेड टू अ मेल। ये इट्स अ नॉर्मल थिंग। नेचर हैज डिजाइंड इट्स इकोसिस्टम लाइक दैट इन ऑर्डर टू परपेचुएट इटसेल्फ। So do understand, like it's not driven by just chemistry. It's not just driven by chemistry, or you have some sort of perception of some personality type, like this kind of looks, behavior, physique है, उसमें पसंद आ गया क्योंकि एक इमेज डाली हुई है सपनों का राजकुमार और राजकुमारी की, मिल गया वो। तो अगर इस तरह के दिवा स्वप्न में है और रोमांटिसाइज्ड वर्ड में है तो दैट इज अगेन नॉट लव। तो इस बात को जरूर समझें कि अटेंशन के बाद आप अट्रैक्शन, फिर ये पूरा का पूरी कहानी आपको सारों तक लेके जाती है। तो फिर अटैचमेंट में ये बात बिल्कुल भी नहीं हो, मतलब अटैचमेंट और लव में यही फर्क है। लव गिव्स यू कंप्लीट फ्रीडम। वहां पे बिल्कुल इस बात की कोई चिंता भी नहीं है कि सामने वाले से मुझे मिलेगा या नहीं मिलने वाला है कुछ। आप भरपूर हैं, अंदर से ओवरफ्लो कर रहा है, बांट रहे हो। ये मैं भी बांट रहा हूं, इधर ओवरफ्लो कर रहा है। 2014 में ये ज्ञान दिया था, इतने सालों में कुछ और इकट्ठा हुआ है, हो रहा है। मैंने कहा चलो ये भी दे देते हैं, जबकि ये पूरा का पूरा सेशन एक दिन का सेशन था, अच्छा चेक मिला था मुझे। बट आपके इस बैच में चलो ये भी इतना ज्ञान दिया गया, ये भी ज्ञान एक ले लो आप। तो क्या करूंगा मैं इसको रख करके? निकालो मैंने अपने जखीरे से पीछे से। आइए अब आगे देखो, बच्चे वाला समझ में आ गया हमें, सारे शब्दों का मतलब रियल। अच्छा, एक एक वर्ड को हम यहां पे ब्रेक कर सकते हैं। रियल, रियल होना आपके अंदर इंटेंसिटी लेके आता है, तब आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड टू मेकअप समथिंग और टू एक्ट समथिंग और टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ फसाद। मैंने पहले भी आपको कहा था, इवन इन इंटरव्यूज, इन जीडीज, इफ यू आर रियल यू विल ऑलवेज बी इंटेंस। So try to be real, try to be honest, because if you are trying to cover up something that becomes evident, you do feel that you are pretty shatir and chalak and nobody would be able to understand that, but someone is sitting before you and judging you, आप जैसे बहुत देखे हैं उन्होंने, उनको टाइम नहीं लगेगा जज करने में। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो वही यहां पे लिखा है, रियल होइए, इंटेंस होइए, फिर जॉयफुल रहते हैं, कचरा कम रहता है। जॉयफुल इज द नेचुरल स्टेट, एक्सटैटिक, परम सुख, फ्री। क्यों? क्योंकि बच्चे को लव का लैंग्वेज पता है। उसे नहीं पता कि इस गाड़ी में अमीर का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, दो बच्चे हैं अगर तो आपस में मिलजुल जाते हैं। वो बड़ी गाड़ी में बैठा है, पार्किंग लाइट पे मान लो गाड़ी रुकी है, कोई ठेले वाले का बच्चा हाथ हिला रहा है, वो भी हाथ हिलाता है। उसके दिमाग में ये नहीं पड़ा है कि वो ठेले वाले का बच्चा है, रोड पे है, गर्मी में है, मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मैं BMW में बैठा हूं। नहीं, वो कुछ नहीं पता है अभी। अब इधर देखिए, अवॉइडिंग लाइफ एंड लर्निंग टू इनैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। अब धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है, अब ये सिखा दिया जाता है। बहुत सारे हमारे वेस्टर्न मोटिवेटर्स भी, वॉट एवर यू फील जस्ट गेट अप एंड शो अप, शो मस्ट गो ऑन, ऐसी खूब सारी कहानी सुनोगे आप। अरे शो मस्ट गो ऑन कैसे? शो जो चलाने वाला शो है वो बेचारा हिला हुआ है, क्यों मस्ट गो ऑन कर रहे हो? क्यों मस्ट गो ऑन कर रहे हो? उसको ठीक कर लो पहले, फिर मस्ट गो ऑन कर लेना। तो आपको ये इमेजेस साफ साफ नजर आ रही है, देख रहे हो आप किस तरीके से, जैसे घर में लोग चिल्लाते हैं, बच्चे अपने अलग दुनिया में है, माँ बाप अलग दुनिया में है। ये इमेज क्या दिखा रहा है? ऐसे हालात आप में से बहुत सारे लोगों के पढ़ते समय हो जाते होंगे। किताब तो खुली है, ध्यान कहीं और है। घर में कमरा भी दिया गया है, स्टडी टेबल, रूम सब है आपके पास, खो जाते हैं आप। इधर देख रहे हो,
मम्मी बेटा, ये जो टीन एज वाली दिक्कत आती है, इधर अब नशे की शुरुआत हो चुकी है। गुड चॉइस, बैड चॉइस, क्या सही है क्या गलत है। और ये देखो, ये आई एम फाइन सबसे इंटरेस्टिंग है, रोते हुए आई एम फाइन, जैसे एक बन सा गया है ना, कोई पूछे हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो अवॉइडिंग लाइफ एंड लर्निंग टू इनैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जीवन जैसा है उसको हम नहीं देखते, या उससे सीधा सीधा सिग्नल मिल भी रहा होता है, वी डोंट टेक दोज सिग्नल्स because the concepts which have been instilled your mind, inculcated in your mind since your childhood, उन लोगों ने बड़ा बेहतर और अच्छा काम किया है, जिन्होंने दिमाग में आपके ठूंसा है कुछ कॉन्सेप्ट जिंदगियों को लेकर के। और फिर आपकी जिंदगी खुद बयां कर रही होती कि कुछ गड़बड़ चल रहा है तुम्हारे साथ, खतरनाक। बट हम अपनी जिंदगी को, जो अपनी आवाज है, जो खुद का एक्सपीरियंस है, इतने क्यों हम सशंकित रहते हैं? अपने पे इतना भी भरोसा नहीं है कि अंदर से अगर कोई आवाज आ रही हो तो ठीक ही होगी, जरा एक बार सुन तो लूं। हम उस आवाज को दबा देते हैं, अरे नहीं नहीं, बाहर बहुत काबिल लोग बैठे हुए हैं, देयर आर एक्सपर्ट पीपल एंड दे आर टेलिंग मी दैट दिस इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू माय ओन वॉइस। दबा देते हैं। और फिर जीवन के कॉन्सेप्ट को, शब्दों की चॉइस देखिए क्या लिखा है मैंने, अवॉइडिंग लाइफ, लर्निंग टू इनैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, हम उसको इनैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अपने आसपास देखें, इस पर्टिकुलर लाइन के प्रभाव में बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे जो जिंदगियों का कॉन्सेप्ट ढो रहे हैं, जी रहे हैं। बहुत सारी नई नई शादियां आपको दिखाई दे रही होंगी, किस तरह के संबंध हैं उनके बीच में, या द काइंड ऑफ करियर चॉइसेस दे हैव, वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। वो किसी और चीज में अच्छे थे, बट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ने बताया कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ गुड करियर, यू विल नॉट मेक अ गुड करियर आउट ऑफ दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। और फिर वो कर रहे हैं। बहुत कम ये हिम्मत दिखा पाते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को जीने के बजाय जो आवाज है उसको सुने। क्योंकि पता है इसमें दिक्कत और भी है एक, हम कई बार ठीकरा तो फोड़ लेते हैं दूसरों के ऊपर, बट अपनी आवाज सुनने के बाद यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल ना। अब ठीकरा फोड़ नहीं पाओगे, दिक्कत तो ये है। वहां तो कह दोगे ना, मम्मी पापा आपने कहा था ये कोर्स करने के लिए, आपने कहा था इससे शादी कर लो, मैंने कर लिया, अब मैं क्या ही कर सकता हूं। तो जिंदगी में हमें विक्टिम कार्ड भी तो खेलना है, तो उसके लिए कोई ना कोई चाहिए ठीकरा फोड़ने के लिए। इसमें क्या होता है कि जब आपने अपने चॉइस ले लिया है, कदम उठा ही लिया है, नाउ यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उससे लेने से बहुत सारे लोग डरते हैं कि अब तो कोई नहीं बचा, किसके ऊपर ठीकरा फोड़ोगे, किसके ऊपर फोड़ना है। तो जिस भी लेवल पे आप इस बैच को देख रहे हैं, आई डू नॉट नो योर एज ग्रुप एंड ऑल, हर तरह के लोग इस बैच के हैं, तो आप जहां पे भी हैं अपनी गाड़ी को संभाल सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं, चीजों को थोड़ा एनालाइज करिए। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती, बहुत सारे लोग हिम्मत करते हैं अलग अलग एज ग्रुप में। बमन ईरानी का करियर शुरू हो रहा है 41 साल के अंदर, 70 से ज्यादा फिल्में उन्होंने कर ली हैं अभी। जो आदमी भजिया तल रहा था, बमन ईरानी जब अपनी माँ के गर्भ में 6 महीने के थे, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। 3 बड़ी बहनें थी शायद, या 2 बड़ी बहनें, और घर में वो भजिए का कुछ बिजनेस था, वेफर्स का, जिसको आप थोड़ा रिफाइंड वे में कहते हैं। और वो आदमी 32-33 साल की उम्र तक वेफर्स वाली दुकान पे बैठे रहे। वो होटल में भी खैर काम किया, बट इन वन इंटरव्यू ही सेड दिस थिंग कि जब मेरी दुकान पे कोई आता था, सो आई यूज्ड टू वे दैट पर्सन, मैं उसको तौलता था, द वे द पर्सन इज पिकिंग आउट हिज वॉलेट, जिस तरह से मुझे वो नोट दे रहा है, उसको चलने का तरीका, बात करने का तरीका, मैं ये सब ऑब्जर्व करता था। क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप इतने तरह के कैरेक्टर रोल्स प्ले करते हैं, और वो ट्रेनिंग के ऊपर बहुत जोर दे रहे थे कि हर चीज के लिए कोचिंग चाहिए। अगर थोड़ा कोचिंग से आपका काम आसान हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोचिंग सब कुछ कर देगी। अब मैं यहाँ इतना कुछ, इतनी सारी चीजें, इंटरव्यू पे हमने मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे का लेक्चर दिया। अब आप ही कुछ ना करो उसके बाद, तो मैं क्या कर लूंगा? लेकिन जो पकड़ लेगा, निकल जाएगा, वो कहेगा नहीं सर की वजह से हुआ। अरे सर, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ आपकी एफर्ट है सर, तो सबको गाइड कर रहे थे। तो पॉइंट वही है कि हो तो सबके साथ रहा है, रिसीव कौन कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आई यूज टू साइज अप दैट मैन, मैं ऑब्जर्व करता था उसको। और जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि मैं किसी ट्रेनिंग स्कूल नहीं गया, तो मेरी ट्रेनिंग बचपन से चल रही थी। 18 साल की उम्र में जिस एरिया में मुंबई में घर था, वहां पे कई सारे सिनेमा हॉल थे, और मैं फिल्में देखने जाता था। तो मैं फिल्म अगर देख के आ रहा हूँ, तो माँ पूछती फिल्म कैसी थी, मैंने कहा अच्छी थी, खराब थी, जो भी है। बिमल राय की फिल्म देख आया, मान लो कोई गुरुदत्त की फिल्म देख के आया,
पूछे स्टोरी कैसी थी, स्टोरी बताया। अच्छा सिनेमेटोग्राफी कैसी थी, ठीक है बेटा कल फिल्म एक बार और देख के जाना और सिनेमेटोग्राफी देख के आना उसकी। अच्छा बेटा कल एक बार और जाना, लिरिक्स और म्यूजिक देख के सुन के आना, ऑब्जर्व करके आना। उन्होंने कहा कि उस जमाने में मेरी माँ इतनी दूरदर्शी थी कि वो मुझे खुद फिल्म देखने को भेजती थी, क्योंकि फिल्म नाट्य शास्त्र है हमारे यहाँ, वो पूरा शास्त्र है। सभी तरह की कलाएं एक नाटक के अंदर, एक फिल्म के अंदर आपको दिखाई देती हैं। तो मेरी माँ एक तरीके से बहुत ही सटल मैनर से मेरी ट्रेनिंग उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दी थी कि सिनेमाटोग्राफी हो रही है, कहाँ लाइट है, किस तरह की डायलॉग डिलीवरी है, गीत कैसा है, म्यूजिक किस तरीके का है, स्टोरी लाइन कैसी है, प्लॉट कैसा है। और कहा मेरी ट्रेनिंग वहीं से हो रही थी। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि कब आप वो कदम उठा लें। फिर उन्होंने एक स्टूडियो खोला, फोटोग्राफी का शौक था, थोड़ा पैसा वैसा मिलना उनको शुरू हुआ था। किसी कुश्ती के इवेंट के लिए उन्होंने शूट किया, किसी मैगजीन से पैसे मिलने शुरू हुए, एक छोटा सा स्टूडियो खोला। उस स्टूडियो में एक बार श्यामक डावर साहब आए, और जिस तरीके से वो श्यामक डावर साहब को कंफर्टेबल कर रहे थे फोटोशूट से पहले, उसको श्यामक डावर साहब ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि मतलब आप तो फिल्मों के लिए बने हैं, मेरी बात मानिए, आप ट्राई करिए। फिर उन्होंने अंग्रेजी नाटक करने शुरू किया, और उन्हीं एक नाटक में विधु विनोद चोपड़ा ने उनको देखा और फिर उनको साइन किया। और 2 लाख रुपए उन्होंने पहली बार एक साथ चेक में देखा, जो साइनिंग अमाउंट था 39, 40, 41, 42 साल की उम्र में जो भी था। तो वो करियर कभी भी, ये तो जो ये दिमाग में डालते हैं ना, 20s में कुछ नहीं हो पाया, तुम बर्बाद हो गए, बिगड़ गए, ये कोर्स नहीं किया तुम चले गए, ये सब दिमाग से हटा देना। जिंदगी लगातार आपको मौके दे रही होती है, बोल बोल के सुना रही होती है, बट हम खुद अपने ज्ञान में इतने लबरेज हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, हम दिक्कत तो हमारे ज्ञान से है। इतना ज्ञान है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, वो दबा देता है। चले, तो आई थिंक इस स्लाइड के लिए भरपूर बात हो गई। बीइंग एन एडल्ट क्या क्या हूं मैं, ये हमारे ट्रेट्स हैं। इम्पल्सिव हैं हम, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इम्पल्सिव डिसीजन होगा। उसके बाद फिर अपना सर फोड़ते हैं। आई एम बोर्ड, आई एम इम्पल्सिव, आई एम बोर्ड, आई एम इनकॉम्पिटेंट, आई एम इनएडिक्वेट एंड आई एम अफ्रेड। इनएडिक्वेट हूं मैं, कुछ अधूरा सा है पता नहीं जीवन में, पूरा करने के लिए भागता रहता हूं, शायद ये करके पूरा हो जाए, ये करके पूरा हो जाए, ये सामान खरीद के, ये कोर्स करके, ऐसा पार्टनर मिलके, ऐसा फ्रेंड मिलके, पता नहीं कौन सा वो अधूरापन है जो कभी पूरा ही नहीं हो रहा, पता नहीं कौन सा अधूरापन है। तो वही बात है, अधूरापन कहीं और है, आप पूरा कहीं और कर रहे हैं। तो ये ट्रेट्स होते हैं अडल्ट के आजकल। यस और नो? चलो यस और नो भी मत बताओ आप, क्योंकि फिर मैं देखूंगा बात होगी। मैं चाह रहा हूं कि ऐसे ही चलता रहे। इम्पल्सिव, बोर्ड है, इनकॉम्पिटेंट, एहसास भी होता है। ये ऐसा नहीं कि जेनेरिक और जनरल है और हर अडल्ट के लिए है। मतलब कोई भी चीज अगर 50% से ऊपर हो जाती है तो हम उसको थोड़ा जनरल जेनेरिक बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं। बहुत ही कॉम्पिटेंट युवा हैं, बहुत ही फोकस्ड युवा हैं, उनको पता है उन्हें क्या करना और कर रहे हैं लगातार वो। इट्स नॉट जनरल, बट जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके ये ट्रेट्स हैं। अगर आप खोए खोए से रहते हैं, आपका दिल नहीं लगता कहीं पे, आप लगातार, आपको बोर्ड फील होता है, आपको पता भी कि यू हैव लॉट ऑफ टास्क टू डू, यू हैव लॉट ऑफ टास्क इन योर हैंड, बट स्टिल पता नहीं कौन सी चीज है जो उठने नहीं दे रही है आपको। इट्स ऑल बिकॉज नाउ आई एम ट्रेंड टू बी ऑपरेटेड बाई फियर एंड ग्रीड। और मैंने शायद ये कई बार चर्चा आपसे कर ली है कि कोई चीज अगर मैं ही कर रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं, तो मैं करूंगा भी, तो मैं करूंगा, किसी भी हाल में करूंगा। मैं नहीं करना चाह रहा, कर तो रहा हूं कोई काम, लोगों को लगता है कि मैं ये काम करता हूं, मैं जाना जाता हूं इस प्रोफेशन से, लेकिन एक्चुअली मैं वो काम नहीं कर रहा, किसी मजबूरी में वो काम हो रहा है। तो अगर वो किसी मजबूरी में वो काम हो रहा है तो वो भी साफ साफ दिखता है। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, मुझे अभी भी याद आ रहा है, आई थिंक फ्राइडे की क्लास थी क्या, जब मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी और मेरा मतलब गला आपकी क्लास खत्म करते करते बिल्कुल जाम हो गया था, मेरी आंखें लाल हो गई थी। आपने शायद वीडियो देखा हो। मैं बाद में सोचा था मुझे आज क्लास नहीं करनी चाहिए थी, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है बहुत कंटेंट दिया, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी किया। और आप ये देखते भी हैं कि जब एक फ्लो में बोलना शुरू होता है तो वो लगातार चलता है। तो ये इसलिए नहीं है, अब मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से करियर की शुरुआत की, इसलिए नहीं शुरुआत करी कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ दूसरा स्पॉन्सर करता है, आपका क्लाइंट जो है आपके आने जाने की फ्लाइट की टिकट, बढ़िया होटल का स्टे, बढ़िया चेक,
आपको मिलता है। और जैसे जैसे आप करियर में ग्रो करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, कोचेज हैं, जिनके पर डे का 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख उनकी फीस है। मैं उस समय जाहिर तौर पे, आज से 7 साल और पुरानी बात कर रहा हूं, मैं अपने अर्ली 20s में था। बट अर्ली 20s में जब ये कमांड थी, इस तरह का कंटेंट था, आपने देखा है, ब्लॉग्स भी देखी हैं। और मुझे इस सेशन के बाद एक 55 साल के सज्जन आए थे। अब क्या है कि टाटा पावर, इन तरह जैसी कंपनियों में बजट बहुत होता है ट्रेनिंग का, साल का 40 लाख 50 लाख का उनका बजट है, उनको एक्टिविटी करनी है। सैटरडे एक कोच ट्रेनर को बुलाया और उसके साथ सेशन कर लिया। वो बेचारे चल के आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि सर, बहुत सारे सेशन अटेंड किए हैं, हमें करना ही पड़ता है क्योंकि कंपनी का नियम है, लेकिन सब उसी तरह से आके टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग है, ये सब करा के जाते हैं। मेहनत करो, हार्डवर्क करो, जान फूंक के चले जाते हैं। अब 55 साल की उम्र में कहां से ये सब, फिर वो पता भी है हमें जो वो बता के जाते हैं। बट सर, आपका सेशन बिल्कुल अलग था और मैंने ये सेशन डिजाइन किया था क्योंकि ये किसी भी एज ग्रुप को सीधा चोट पहुंचाता है। अरे क्या ज्ञान देना, ज्ञान की कमी लोगों के पास। किताबें नहीं कि ज्ञान नहीं है कि वीडियो नहीं है, क्या नहीं है, वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जहां पे जो मिसिंग लिंक है, अगर आप उसको टच ही नहीं करोगे तो बात कहां से बनेगी। और वो मिसिंग लिंक सभी में है कि अगर वो पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों में देखें, कहां वो, कहीं उनकी कोई चीज अननोइंगली, उनको पता नहीं है, कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो रही। या बच्चा अगर देख रहा है तो उसको अपनी गलती समझ में आए कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्या रिजल्ट आने वाला है। ये किसी भी एज ग्रुप के लिए रिलेटेबल कंटेंट था। तो इट्स ऑल बिकॉज आई एम फियर। या तो कोई लालच दे के काम करा रहा है या डरा के काम करा रहा है, तभी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगेगा। आपका जिस काम में दिल लगता है, वही बात मैं बार बार कहता हूं, क्या कभी टाइम का एहसास भी होता है क्या उसमें? है 2 घंटे निकल जाएंगे, 3 घंटे निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो आप कर रहे हैं। और जिस काम को आप किसी डर या लालच की वजह से कर रहे हैं, उसमें थोड़ी देर के बाद आपको बोरियत होने लगेगी। देखना, मौका तलाशना चाहोगे कैसे इस काम से मेरा पिंड छूटे। अब आइए, नाउ आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ इन वियरिंग द मास्क। अब तैयारी हो गई है, अब तो प्रोफेशनल बन के निकले हैं। फिनिशिंग स्कूल, टाई वाई लगा के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी हुई है। बता दिया गया है कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे देखना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। अब तो पूरी ट्रेनिंग है किसकी? मास्किंग की। नाउ आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ इन वियरिंग द मास्क एंड प्लेइंग द रोल्स विच इज प्री डिसाइडेड, which are pre-decided all the time। यहां आर होना चाहिए, ग्रामेटिकल दिक्कत है, पुरानी स्लाइड। तो एंड प्लेइंग द रोल्स विच आर प्री-डिसाइडेड ऑल द टाइम। देखो सब रोल्स, आप बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव अमीरों के चेहरे भी देखें, कैसे लंबे चेहरे होते हैं उनके। सैड, फ्रस्ट्रेटेड, वी कैन हेल्प सॉल्व योर टेक्नोलॉजी क्राइसिस। डॉक्टर साहब उधर बेचारे खुद डिप्रेशन में है, चिंतन में है। इधर देखो, वर्क, डेट, वरी, सेविंग्स, लेट नाइट्स, ओवरड्यू, एक्सपेक्टेशन, एंजाइटी, जॉब, रिटायरमेंट। बेचारा बच्चा सोच सोच के परेशान है। अरे अब तो जिंदगी मेरी लेट हो गई। उसने तो 22 साल में करियर शुरू कर लिया है, उसने तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट उस समय शुरू कर ली थी। 30 साल का हो गया वो, उसकी तो 8 साल से इन्वेस्टमेंट चल रही, 1.5 लाख की। 7 साल में उसको इतना फंड मिल जाएगा। मैं 30 साल का हो गया, मेरे हाथ में तो नौकरी ही नहीं है। सब ऐसे ही सवाल उठाते हैं, सब पूछते हैं। पढ़ा भी नहीं जा रहा है अब तो मुझसे। पता नहीं एक मन में कितने विचार ऐसे ही तो चलते रहते हैं ना। इधर देखो, सब सब अपने अपने इधर बेचारे, वो अपने दर्द में है। तो अब मास्क पहनने के, मैं इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो कभी ज्ञान नहीं दूंगा, स्पोकन में वो कभी ज्ञान नहीं दूंगा जो मार्केट में मिल रहा है। तो मुझे भला चाहिए आपका, सब ज्ञान है तुम्हें। अब कपड़ा कैसे पहनना है वो जानते हो, टाई कैसे लगानी है, वो तो मिल ही जाएगा ज्ञान। ये वाला ज्ञान नहीं मिलेगा, ये पर्सनालिटी है। और क्योंकि आप भीड़ के भेड़ हैं, मतलब इंसान को तुमने असेंबली लाइन से निकली हुई कारें बना दी कि सब एक तरह का बोलेंगे, एक तरह की बात करेंगे, एक तरह का कपड़ा पहनेंगे, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, टाई सब पहन के ऐसे निकलेंगे, सब ऐसे बात करेंगे, सब एमबीए की डिग्री रखेंगे। तो जो यूनिक था अपने आप में, जो एंटिटी, हर इंडिविजुअल अलग था, तुमने उसको असेंबली लाइन से निकली हुई कार बना ली। अब ऐसे मौकों पे अगर आप उस भीड़ से अलग हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी।
उस थ्री इडियट वाले कैरेक्टर की तरह कि सर आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूं, दो टांगे तोड़वा के ये एटीट्यूड आया है। तभी उसके बाद आएगा कि भैया सैलरी कितना लोगे बताओ, क्योंकि वो उस नॉर्म से आप बाहर हैं। और वो कब हुआ उसको, वो भी क्या जी रहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, बहन की शादी करानी है, बाप बीमार है, अंगूठी सब में पहन लो रत्न रत्न वाली, ग्रह नक्षत्र अच्छे रहेंगे, डरा हुआ है, इतना परसेंटेज आया, ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। कई बार सेल्फ डाउट आ जाता है अपने ही अंदर, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्री डर पे चलती है, डरा करके, सहमा करके, सपने दिखा करके वो धंधे चला रहे हैं अपने। तो वही है कि नाउ आई हैव ट्रेंड माई सेल्फ इन वियरिंग द मास्क। तो भाई बीइंग अ प्रोफेशनल क्या क्या है, आई एम डिसओरिएंटेड। ऑफिस में बैठ करके ऑफिस में दिल नहीं, अच्छा 5 कब बजे, 5:30 कब बजे, शिफ्ट कब खत्म हो, कैसे टाइम पास हो। डिसओरिएंटेड, डिसएंगेज्ड, सब ट्रेट्स हैं। डिप्रेस्ड, आई एम एनवियस ऑफ अदर्स, वही जो मैंने अभी कहा, उसका ये चल गया, उसका वो चल गया, उसको ऑन साइट भेज दिया, ऐसा हो गया, उसका हो गया, मेरे साथी तो था, 5 साल के बाद वो कहीं और है। आई एम एरोगेंट। कई बार ये भी हो जाता है, क्योंकि ईगो के जरिए आप अपनी उस गरीबी को, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई इंसान गुस्से में है ना तो उससे गुस्से में बात मत करो। होता जनरली ऐसा नहीं है, अगर कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो आप और जोर से चिल्लाते हैं, फिर वो चिल्लाता है, फिर आप चिल्लाते हैं। बट अगर कोई चिल्ला रहा है ना तो इसका मतलब वो बेचारा अंदर से बहुत हिला हुआ है, खाली है, वो खोखला है, और उस खोखलेपन की भरपाई कर रहा है वो। तो जब वो चिल्ला ले, उसको पूरा मौका भी दे दो, एक बार चिल्ला ले, वो अपनी भड़ास निकाल ले। चिल्लाने के बाद बहुत बारी लोग रोते भी हैं, आपके साथ भी हुआ होगा, किसी भी बहुत आपको गुस्सा आया होगा, आप चिल्लाए होंगे, उसके बाद अकेले मौका जब मिला होगा तो आप रोए भी होंगे। सब आपके ट्रेट्स हैं, हम इंसानों के इस तरह के ट्रेट्स हैं। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, इसको प्रैक्टिस में भी लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बोले तो आप चढ़ बैठे। आप देखो ना क्यों बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, किस किस प्लेटफॉर्म से बोल रहा है। कई बार लेवल ही अलग होता है, आप यहां पे हैं, वो यहां पे है। अब वो बोलेगा भी तो अपने लेवल से बोल रहा है, तुम ऊपर लेवल पे देखो ना, ऊपर से वो क्यों ही बोल रहा है, ऐसा क्या कारण है, वो क्यों चिल्ला रहा है, वो कमजोर है बेचारा। एरोगेंस दिखा करके, वो जैसे कई बार जोक बनते हैं ना कि ऑफिस में तो हाल बुरा कर रखा है बॉस ने, तो आकर के घर पे ही बीवी को पीट लेता है, वो चिल्ला लेता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है। डोमेस्टिक वायलेंस की कितनी घटनाएं, डोमेस्टिक वायलेंस की कितनी घटनाएं हैं। बाहर उसकी मर्दानगी पे हर पल, जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट ने कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ दिया है कि मर्द ऐसा होता है, वो मर्द हर पल रौंदा जा रहा है। तो अब उसको ये लगता है कि नहीं, घर पे तो एक है, वो मार खा लेगी मुझसे, तो वो आकर के मारपीट कर जाता है। मुझे तो जिंदगियों से जुड़ने में बड़ा मजा आता है, मतलब कई बार पूछना बात करना, चाहे रिक्शे वाले हैं या मेट्स होती हैं उनके परिवारों में, तो बहुत सारी ऐसी मेट्स मिल जाएंगी जो मेड काम करती हैं इन सोसाइटीज में, पैसे कमाती हैं बेचारी, और उनके पति जो हैं वो शराब पीते हैं और घर में पड़े रहते हैं। और बच्चे भी, मुझे देख के मतलब आश्चर्य होता था, एक मेड थी तो उसका बेटा छोड़ने आता था, उस बेटे को भी शर्म नहीं आ रही है, और वो कहीं प्यार परवान चढ़ा रहा था, कह रही थी भैया उसकी शादी करनी है। देख रहे हो ये कुचक्र पूरा समाज का, उस औरत के दिल पे क्या गुजर रही होगी। उस लड़के को यह भी नजर नहीं आ रहा है कि मैं अपने माँ को दूसरों के घर काम करने के लिए छोड़ने जाता हूं, मैं जवान हूं, मैं काम कर सकता हूं, फोकस कहीं और होना चाहिए। तो वो उसी झोपड़पट्टी में एक और लड़की भी लेके आएगा, क्योंकि प्यार हुआ है उसको अभी, हार्मोन्स वाला। इनके यहाँ शादियां भी जल्दी हो जाती, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं ना, ना कोई काम है ना कोई एक्सपोजर है, तो वो तो हर जानवर कर लेता है। इंटरकोर्स के लिए और आकर्षण के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत थोड़ी, उसके लिए साइंस में वो बायोलॉजी का चैप्टर की जरूरत थोड़ी है, वो नेचुरल है, वो हो ही जाएगा, वो हर जीव जंतु कर रहा है, तो वो प्यार है। देखिए कुचक्र, ये विशियस साइकिल किस तरीके से चल रही है। उस औरत की जिंदगी को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, वो कितने दर्द और पीड़ा में होगी। तो ये एरोगेंट इसलिए लिखा, नहीं तो आप सोच सकते हैं ये एरोगेंट क्यों आया। एरोगेंट होना या बदतमीज होना या गुस्सा दिखाना
ये सब जो ट्रेट्स हैं ये अंदर के किसी खालीपन को भरने की कोशिश होती है, और जाहिर तौर पे आप वहीं कर भी सकते हैं जहां मतलब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, हर जगह तो कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी जगह पे उस तरह का रूप दिखा नहीं सकते तो कहीं और दिखा देते हो। इट्स ऑल बिकॉज दैट नाउ आई हैव कन्फर्म माई सेल्फ दैट सक्सेस इज सफरिंग। मान लेते हैं अरे अरे इस लेवल पे तो टेंशन रहती ही है, ये भी सब कॉन्सेप्ट दे दिया है। अरे सफल लोग, सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी अलग होती है, उनको बहुत टेंशन होता है। हम अपने आप को भी समझा लेते हैं इस तरीके से, अरे क्या मुकेश अंबानी को टेंशन नहीं होगा, उनको भी हर पल टेंशन होगा। सक्सेस, सफलता तो सफरिंग लेके ही आती है। खूब सारा ज्ञान, सक्सेस में तो आप अकेले हो ही जाते हैं, आप टॉप पे होते हैं, पूरी दुनिया नीचे होती है। अकेलापन तो बहुत नॉर्मल सी बात है सफल लोगों के लिए। दीपिका पादुकोण को हो गया अगर डिप्रेशन, तो इसमें क्या ही बड़ी बात है, तो हो ही जाता है। आइए साहब, ये तो देखो भाई, मैं जो हर जगह करता हूं, चाहे आप मुझसे इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई भी बैच शुरू होता, पहला काम आईना दिखाने का, हर सेशन में वो काम है। अब जब चोट लगा दी है तब मलहम लगाने का काम करता हूं ना, व्हाट इज द सोल्यूशन। क्योंकि भाई बीमारी समझना जरूरी है ना। देखो बीमारी जब लंबे समय तक लग जाए तो नॉर्मल लगने लगती है। अब ये दर्द तो नॉर्मल है, क्या ही है, इसके साथ तो जीना ही है। अब मान लो पैर में कहीं कट लग जाए, जब पहली बार लगता है ना, तो उस दिन बड़ा दर्द होता है, उस दिन बहुत सतर्क रहते हैं कहीं लग ना जाए। लेकिन अब दर्द हो ही रहा है पैर में, ठीक है चल लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा लिंपिंग करके ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लंगड़ा लंगड़ा के ही। फिर उसकी आदत सी पड़ जाती है, और हमारी सहने की क्षमता खतरनाक है। हम अपने को भी बर्दाश्त करते जाते हैं, लोगों को भी बर्दाश्त करते जाते हैं। आइए सोल्यूशन, टू नो एंड अंडरस्टैंड द रियल आई है, वही जो बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, हु एम आई, हु एम आई, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं भाई। अंडरस्टैंडिंग इज द सक्सेस, और अंडरस्टैंडिंग टर्म इस्तेमाल किया मैंने, एंड सक्सेस कम्स एफर्टलेसली टू माई डायरेक्शन। अंडरस्टैंडिंग, समझ, कॉम्प्रिहेंशन, वो बहुत जरूरी है। इतना जो भाग रहे हैं, रुक करके थोड़ा, वो पॉज एंड थिंक वाला क्वेश्चन भी था ना, स्टॉप, पॉज एंड थिंक। अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग, आई एम नथिंग बट द माइंड। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। माइंड इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये दो लाइनें हैं, क्या समझ रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग। आई एम नथिंग बट द माइंड, जैसे मैं आपसे भी कहता हूं कि आप जब कोई क्वेश्चन का आंसर करते हो, खैर इस बैच में उस तरह के आंसर का कोई स्कोप नहीं है, जैसे यस नो ABCD व्हाटसोएवर, तो मुझे बस वही तो देखना है कि क्या पैटर्न है मेरी क्लास का। इट्स नॉट अबाउट योर नेम और इट्स अबाउट योर फेस और एनीथिंग लाइक दैट। इवन इफ देयर इज अ क्लास ऑफ लेट्स से 500 में तो पॉसिबल नहीं है, छोटा ग्रुप होगा, मान लो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन एनी क्लास, एंड इफ आई एम आस्किंग अबाउट के ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, तो मैं नंबर ऑफ हाथ काउंट करूंगा ना, उससे मुझे माइंड का पता लगेगा कि मेरे इस बैच में किस मेंटल स्टैचर के, किस मेंटल लेवल के कितने स्टूडेंट्स हैं। मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो हमें वही बात समझनी है कि हर इंसान एक माइंड है, एक माइंड है। आई एम नथिंग बट द माइंड। अब इस माइंड का कहां से चक्र शुरू हुआ है, जब आप ऐसे देखने लगोगे ना, तो ऑब्जेक्टिविटी काफी हद तक आपके अंदर आ जाएगी, और जब थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी आएगी तो सब्जेक्टिविटी को सही तरीके से आप समझ भी पाओगे। अब जैसे मान लो बहुत क्लोज संबंधों में, माता पिता के बीच में है, या माँ बाप और बच्चों के बीच में टसल रहती है, कई बारी सिबलिंग्स के बीच में टसल रहती है, बात ही नहीं हो रही है, कोई रियल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, हाँ कैसे हैं ठीक है टाइप। घर के अंदर जिनके साथ रहे हैं उनके साथ, क्यों, क्योंकि अगेन वहां पे जो अभी हमने मास्किंग की बात की थी, सब रोल प्ले कर रहे हैं, बेटा बेटे का रोल प्ले कराता है, बाप बाप का कराता है, बट दोनों एक इंडिविजुअल के तौर पे दिल खोल के शायद बात नहीं कर पा रहे हैं, वहां बात नहीं हो पा रही है। क्यों, क्योंकि एक इमेज है, इमेजरी है। अगर वो दोनों अपने आप को एक इंडिविजुअल के तौर पे देखने लग जाएं, जहां जिससे गलतियां हुई हैं, अगर पिता के से गलती हुई है तो उसके अंदर भी ये होना चाहिए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई। पिता का ये मतलब थोड़ी कि भाई आप भगवान हो गए, या आप जो है आपसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। ये सब ना सबको समझना है, और एक बच्चे को भी समझना है कि हाँ पिता से गलती हुई है, वो शायद अपने पिता होने का जो उनका इमेज है, जो ईगो है, शायद इसलिए वो बेचारे कह नहीं पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस तो उनको भी है, जरूरी नहीं कि मुझसे कहलवाना ही है। जैसे कई बार टसल होती ना, आप गलत है मैं सही हूं, आप ऐसा था वैसा था, दोनों में। तो अगर मान लो इस तरह से कम्युनिकेशन हो जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जहां पे अड़ियलपना है,
वहां पे फिर कैसे बात होगी? मैंने कहा ना, ऑब्जेक्टिविटी डेवलप हो रही है कि उनका ये माइंड ये क्यों सोचा होगा। कई बार आप सिर्फ अपने तरफ से उस पर्सपेक्टिव को, अपना पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। उन्होंने अगर कुछ कहा है और क्या कुछ किया है, कोई भी एनी XYZ की मैं बात कर रहा हूं, जिनके साथ आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप के एक्सचेंज में हैं, इमोशनल एक्सचेंज में हैं, तो ये बात आपको समझनी है। वहां पे मैंने वही कहा कि जब एक माइंड के तौर पे देखोगे कि अच्छा इस एज ग्रुप में है, जैसे होता है ना कि मेरे पेरेंट्स ने सर गाइड नहीं किया सही समय पे। भाई पेरेंट्स भी इंडिविजुअल है ना, वो तो ठीक है, इवॉल्जाइज किया गया, माता पिता भगवान होते हैं, बिल्कुल है इस मामले में कि उनकी वजह से आपका एग्जिस्टेंस है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी दो इंडिविजुअल हैं। आप अपनी करंट हालत देख लें, आप भी किसी के माँ बाप बनेंगे। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे कहें अरे देवता हैं एकदम पिताजी, तो पिताजी देवता होने लायक, तो मतलब सिर्फ पिता बन जाने से देवता वो कौन सा, वो तो नॉर्मल प्रोसेस हर कोई बन रहा है। बट एक इंडिविजुअल के तौर पर जब आप देखना शुरू करते हो, तब आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस भी आती है। आपसे अगर कुछ गलती हुई है, आप मानेंगे गलती हुई है मुझसे, इंसान सही होती है, ना मानना, अड़ियल पना रखना। और अगर सामने वाला इंसान मान रहा है, तब आप वो सब्जेक्टिविटी लेके आते हैं, ठीक है यार एक उम्र हो गई है, या वो जिस परिवेश में रहे उनका दायरा इतना ही रहा है, वो उससे ज्यादा नहीं सोच पाते। अब जैसे पंकज त्रिपाठी साहब जो हैं, उनके पिताजी ने उनकी कोई फिल्म नहीं देखी। उनके पिताजी ने आज तक उनकी कोई फिल्म नहीं देखी है, या उनको कहीं घूमने का कोई शौक नहीं है। पंकज त्रिपाठी पूरी दुनिया घूम आए, और बार बार अभी पर्यटन दिवस था, उन्होंने ये मैसेज भी डाला था कि घूमना जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको घूमने से जो एक्सपोजर मिलता है वो सबसे बेहतर जिंदगी में लेसन सिखाता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। और उन्होंने ये बात लिखी थी कि घूमना जो है, अब आज के इंस्टाग्राम के जमाने में घूमना भी क्या है, वो भी प्रोडक्ट है, आप भी कमोडिटी हैं, आपको इंस्टाग्राम पे दिखाना है अपने आप को। तो मैं अब महंगे होटल में रुक रहे हैं, रिसोर्ट में रुक रहे हैं, उसकी फोटोज डालनी है आपको, घूमना कम, उसका प्रदर्शन ज्यादा है। तो उन्होंने ये बात कहा कि वो प्रदर्शन छोड़ करके सस्ते में घूमने का प्रबंध होना चाहिए। देश में ट्रेल का नेटवर्क है, घूमिए, जानिए, सीखिए, लोगों से मिलिए, कल्चर्स को समझिए, अपना दायरा बढ़ाइए, क्योंकि हमारा कुकून लिमिटेड होता है। तो अब मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो मान लो नाराज हो जाए, अरे मैं इतना फेमस हूं दुनिया भर में, मेरी एक्टिंग की तारीफ होती है, ऐसा वैसा, आप मेरी फिल्में ही नहीं देखते। भाई उनको नहीं रिलेटेबिलिटी है, उनको रिलेटेबिलिटी नहीं है, वो नहीं रिलेट कर पा रहे, नहीं देखेंगे, एज सिंपल एज दैट। उनका अपना एक दायरा है, अगर वो खुश हैं तो खुश रहने दीजिए, उनका जबरदस्ती दायरा स्ट्रेच करने की कोई आवश्यकता नहीं अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है। आपको अपना दायरा बढ़ाना है, बढ़ाओ ना, वो मना थोड़ी ही कर रहे हैं। लेकिन कई बार बच्चे के मन में होता है कि नहीं मेरा दायरा बढ़ रहा है, काश मैं माँ बाप का भी बढ़ा लूं। कई बार माँ बाप उसके लिए शायद तैयार हो, कई बार वो ना तैयार हो, या ये वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल होता है कि माँ बाप के मन में अपने बच्चे के लिए एक खास करियर, बेहतर करियर की इमेज है, और बच्चा कुछ और करना चाह रहा है, तो फिर उनको भी समझ आ रहा है कि नहीं शायद ये करना चाह रहा है, इसमें अच्छा है, ये बेहतर कर लेगा, हम तो एक रेंज में सोच रहे थे, ये उधर से भी सोचना है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब आप एक माइंड के तौर पे आखिर क्यों सोच रहा है, आप सवाल पूछो, क्यों ऐसा कह रहा है, क्या कारण हो सकता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो फिर एक सब्जेक्टिविटी भी फिर डेवलप होती, फिर आप लॉजिक लॉजिक लेकर लड़ते नहीं हो। आपकी हिम्मत कैसे हो ये कहने की टाइप। दूसरा पॉइंट क्या है कि माइंड इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। टी एंड, ये फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ T&S। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमारे माइंड में जो भी कुछ है वो हमारी पैदाइश के बाद, जब हमारे ऊपर वाले माले की घड़ी चलनी शुरू हुई, तभी से है, तभी से है वो। ये सर नो, तो वही कहा गया कि माइंड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। अभी जब हम अटैचमेंट की बात कर रहे थे, उसकी कहानी कहां से शुरू हुई थी? अटेंशन से। आप किसी चीज पे अटेंशन दे लो, कोई इंसान, कोई जगह, कोई सामान, थोड़ी देर के बाद आप अट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि अटेंशन देने के साथ अब आप उसके फीचर्स पे ध्यान देने लग गए हो। अब आप सिर्फ लुक नहीं कर रहे, आप सी कर रहे थे। अटेंशन के बाद अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के बाद फिर क्या है? वही अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट के बाद लत लग जाती है, लत गुलामी की तरफ लेके जाती है, आदमी उस लत का गुलाम हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं सुबह की चाय नहीं मिली गले में खराश आ जाएगी, अरे मेरा मूड खराब हो जाता है अगर सुबह की चाय ना मिले। कैसे कैसे लोग बयान देते हैं, सुनते हो ना आप। एक चाय उनकी जिंदगी हिला सकती है। अरे मेरा तो सरदर्द हो जाना शुरू हो जाता है, तो ठीक करो अपने आप को, बीमार हो, अगर ऐसा है तो ठीक करो, बीमार हो अपने आप। चाय लेके पैदा हुए थे क्या? अरे बेसिक जो कंडीशन है वो नेचर ने दिया हुआ है जिंदा रहने के लिए, हवा पानी उसने दे रखा, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। बाकी मिट्टी में उर्वरता दी है, फसल पैदा करके खा सकते हो, बाकी सब जितने ड्रामे बनाए वो हमने बनाए अपने लिए।
फिर अपने ही बने ड्रामों को कहते नहीं इसके बिना तो नहीं हो सकता है। टाइम एंड स्पेस, तो आप जहां जिस समय आपका जन्म हुआ उसके बाद से और जिस जगह पे आप रह गए वही ऊपर वाले माले में भरा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है माइंड इज नथिंग बट अ हीप ऑफ इंप्रेशंस। हीप ऑफ इंप्रेशंस। जैसे बहुत सारे जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स का भी उतना एक्सपोजर नहीं है और उनके लिए सरकारी नौकरी कोई भी एक नौकरी मिल जाए यही कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे किधर जा रहे होते हैं? वो ग्रुप डी में जा रहे होते हैं या नीचे लेवल के एग्जाम में भरपूर जाएंगे जहां उतनी पढ़ाई का भी लेवल ना हो। मैंने तो शायद आपसे पता नहीं शेयर किया नहीं किया, एक बच्चा ऐसे ही मुखर्जी नगर में 17-18 साल का, उसने कहा कि सर मुझे एमटीएस की तैयारी करनी है। कोई ऐसी भी नहीं कि हमारी उम्र 30 साल 29 साल जो भी सरकारी नौकरी की होती है बिल्कुल आखिरी उम्र आ गई है कि नहीं सर अब सीजीएल सीएचएसएल में कहीं नहीं हुआ तो एमटीएस में इस बार तो करना ही करना है। वो चपरासी बनने के लिए तैयार है 18 साल की उम्र में, तो आप कितना पंप करेंगे उसको? इसीलिए कहा गया कि माइंड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। वो दायरा जो है वही ऊपर का माला तैयार कर रहा है। इसीलिए जो बेहतर परिवारों के बच्चे होते हैं उनका एक्सपोजर लेवल, परवरिश बिल्कुल अलग होती है, सोचने का तरीका उनका अलग होता है, रेंज अलग होता है, वो कॉन्फिडेंट ज्यादा होते हैं। कई बार जो बच्चे ऐसे माहौल में नहीं होते हैं वो अपने को महसूस करते हैं कि मेरा मामला लिमिटेड रह गया, मुझे बेहतर होना है। और कुछ जो कामचोर हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते वो ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं, सर मैं तो हिंदी मीडियम में रह गया, सर मेरे माँ बाप तो ऐसे थे उनको पता ही नहीं था, काश ऐसा करा देते। तो उसको जिंदगी में हर जगह नेगेटिव कैरेक्टर दिखाई देंगे। अरे तुम ये भी तो सोच सकते हो कि तुम्हारे माँ बाप को, अगर कई बार इस तरह की घटनाएं घटती, माँ बाप जो हैं वो स्कूल कॉलेज नहीं गए, अगली जनरेशन को पढ़ा रहे हैं। और हमारे करियर बिल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट जनरेशन पढ़ाई करने वाले हैं और उन्होंने नौकरियां भी ली। तो उस लिहाज से तो देख लो ना, उस लिहाज से भाई उतना तो फैसिलिटेट कराया पेरेंट्स ने। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कितना ऊंचा लेके जा सकते हो अगर उनका लिमिटेड सोच है तो यही लिखा गया है यहां पे। माइंड इज मेड ऑफ टू कंडीशनिंग्स, फिजिकल एंड सोशल। ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है, लॉजिकल है। सोशल कंडीशनिंग अभी उसी पे मैं चर्चा कर रहा था। आसपास किस तरह का माहौल है, कैसे लोग हैं, क्या आपके दिमाग में डाल रहे हैं, जीवन में क्या चीज वो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्या अनइम्पॉर्टेंट बता रहे हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है, वो इसीलिए लिखा गया सोशल कंडीशनिंग और अगेन फिजिकल कंडीशनिंग। हमारी बॉडी का पार्ट तो है ही है, पूरा जेनेटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, मेमोरीज इतनी सारी हैं। ऑल दीज एक्यूमुलेटेड रिफ्लेक्शंस, इमेजेस एंड आइडेंटिटीज बाय द माइंड आर कॉल्ड ईगो। यहां ईगो को भी डिफाइन किया गया है, जो साइकोलॉजिकल डेफिनेशन होती है, ईगो आई वाला नहीं। जो एक्यूमुलेटेड रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब किसी चीज के बारे में आपकी क्या राय है, जो इमेजेस है और जो आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ईगो। सो ईगो इज नथिंग बट द borrowed image or accumulated image of yourself in your mind। ईगो कुछ और नहीं होता, ये एक तरह से बारोड, उधार की आइडेंटिटी होती है। जो आई हुई चीजें हैं बाहर से वही इकट्ठा हैं, उसकी इमेज है। जो गाड़ियों पे लिख के लोग घूमते हैं आई एम प्राउड टू बी, अपना टाइटल पीछे लिख के घूमते हैं। चलान हो जाएगा कोई बात नहीं, मेरा तो लिखा जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत पैसे हैं। तो भाई मेरा जन्म कहाँ हुआ है, किस खानदान में हुआ, किस धर्म में हुआ, किस परिवार में हुआ, इसमें कोई मेरा लेना देना है? तो जन्म पे प्राइड लेने का क्या ही मतलब है? बट खूब उस पर खूब प्राउड होते हैं, बढ़िया प्राइड लेते हैं लोग उस पर। ईगो वही है, ईगो उसी को कहा जाता है कि जो बारोड आइडेंटिटीज हैं, एक्यूमुलेटेड आइडेंटिटीज हैं, इमेजेस हैं जो आपको बाहर से ही मिल गई, उसमें आपका कोई किया धरा नहीं है। उसमें अगेन उसके ऊपर उसी को जब आप इकट्ठा कर लेते हो तो हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ईगो। बाय दिस डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड द काइंड ऑफ अवेयरनेस वी हैव अबाउट आवर सेल्फ इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड अवेयरनेस। थोड़ा टेक्निकल उसमें घुस रहा है कि अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्टेड अवेयरनेस। तो वही यहां लिखा है कि बाय दिस डिफॉल्ट स्ट्रक्चर, माइंड का यही स्ट्रक्चर है, द काइंड ऑफ अवेयरनेस वी हैव अबाउट आवर सेल्फ इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड अवेयरनेस। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जीते हैं। बहुत सारे जैसे रजवाड़ों की राजशाही चली गई बट उनके अंदर की राजशाही नहीं गई। वो घटना आई थिंक 4-5 साल पुरानी है ना, वो दिल्ली में मालचा महल जो है,
चाणक्यपुरी इलाके में, वहाँ पे एक नवाब साहब जो थे उनकी डेथ हो गई, और आसपास सीआईएसएफ के जो स्टाफ हैं उनके थ्रू पता लगा, क्योंकि वो जब नवाबियत ख़त्म हो गई थी तो काफ़ी साल तक शायद रेलवे स्टेशन पे रहे, और फिर वो मालचा महल जो बनाया गया था उन जंगलों में, शिकार जब राजा लोग शिकार पे जाते थे तो उस वहाँ पे ठहरने के लिए बड़े बड़े मतलब जंगले से बने हुए हैं, और दरवाजा नहीं था, लेकिन वो वहां पे रह रहे थे क्योंकि उनके अंदर क्या था कि वी आर द एलिट्स, ये सारी जनता तो कॉमनर्स हैं, है ना, क्या कहते हैं, पूंछ जल गया बट बल नहीं गया टाइप। और फिर उनके साथ बहुत सारे उनके कुत्ते थे, फिर उनकी माँ पहले मर गई, फिर राजा साहब लास्ट में रह गए तो फिर वो भी चले गए। तो यही है कि आप रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में हैं, वो पता नहीं ऐसा दिमाग में राजशाही भरी हुई है कि खत्म होने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। और लिखा भी था, जंगल में भी लिखा था कॉमनर्स आर नॉट अलाउड। अरे भाई तुम जंगल में रह रहे हो, कोई नहीं रह रहा है वहां पे, बट फिर भी वो अंदर की राजशाही। तो ये रिफ्लेक्टेड अवेयरनेस होती है, आपका रियलिटी चेक हो ही नहीं पाता फिर। रिफ्लेक्टेड अवेयरनेस इज द बोरोड फेनोमेनन, सो इट इज अ फॉल्स अवेयरनेस। एक एक लाइन बहुत क्लियर है। तो अगर आप इस तरह के इकट्ठे किए गए इमेजरी, इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी मार्कर्स के कलेक्शन को समझते हैं कि ये आप हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। रिफ्लेक्टेड अवेयरनेस इज अ बोरोड फेनोमेनन, ये उधार की चीज है, और जो उधार की है वो देनी पड़ती है, इसीलिए ये फॉल्स अवेयरनेस है, इसको लेके मत चलें। मैं ये डिग्री हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, अरे तुम हो, ये तुम्हारी एक बहुत बड़े से जीवन का एक पार्ट है, ये बहुत बड़े जीवन का पार्ट है। ठीक है, जहां बताना है प्रोफेशन वहां बताओ, बट तुम अब छोटे पड़कर वो प्रोफेशन हावी हो गया तुम्हारे ऊपर, वो ज्यादा बड़ा है, तुम छोटे हो। टू हैव द एबिलिटी टू सी फॉल्स एज फॉल्स इज द ओनली सोल्यूशन। जब आप गलत को गलत देखने लग जाएं, जो गलत हुआ अब आपको नजर आने लगा है, तो वही इस समस्या से निकलने का रियल सोल्यूशन है। राइट, कुछ की प्रैक्टिस पॉइंट्स हैं, खत्म ही कर दें अब। सम ट्रेट्स ऑफ द रियल इंटेलिजेंस शैल बी जॉयफुल एंड कंटेंटेड बट नॉट हैप्पी एंड सैड। या कल इसके बारे में बात करें, क्या चाहते हो आप, ये चर्चा कल कंटिन्यू रखी जाए? मैं चाह रहा हूं ना कि कल इसको कंटिन्यू रखूं मैं, और क्योंकि इस पे अभी खत्म करूंगा तो फिर जल्दबाजी हो जाएगी थोड़ी सी। एंड आपकी जो क्वेरीज हैं इससे संबंधित, पर्सनालिटी से या आपकी जिंदगियों से, कुछ आपने कमेंट्स यहाँ पे लिखा भी है, मैं अभी पढ़ नहीं पाया बिकॉज माय फोकस वाज कॉन्स्टेंटली ऑन कैमरा। तो आप कल डिस्कस कर सकते हैं। आज जो हुआ है आई थिंक ये सोचने का मौका भी देगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, बाय द वे नंबर आपके पास है ही है। खैर इतने लोगों को आंसर, जो लोग ग्रुप में आए हैं वो मेरे ख्याल से अभी टोटल एडमिशन्स का बहुत ही कम परसेंटेज है, 150 के करीब लोग ग्रुप में हैं। वो वही 150 लोग हैं जिन्होंने जो मैंने होमवर्क दिया वो किया है। अब आप देख रहे हो ना कि परसेंटेज क्या होता है, जैसे कहते हैं हर क्लास में वो 5% बच्चे वही सिलेक्शन वाले होते हैं, 2%। तो वही चीज़ है कि आप कितना काम कर रहे हो। खैर बहुत सारे लोग बाद में जुड़े होंगे, पीछे का वीडियो देखा होगा तब उन्हें पता लगा होगा, लेकिन मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला सेक्शन है, सतही तौर पे नहीं। मैं चाहता हूं कि चेंज जो है वो इनसाइड आउट हो, और जो चेंज हो वो परमानेंट हो। आप एक सॉलिड इंडिविजुअल बने, आप जहां पे भी हैं, जिस रोल में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।